स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हमने मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में वेगा और सहरिया जनजातियों का अध्ययन कर लिया था। जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है भारिया जनजाति के बारे में। कुछ लोगों के सुझाव आए कि सर इन सब चीज़ों को याद कैसे किया जाए, इसके लिए कोई ट्रिक बताएं। तो मैं ये कहता हूँ कि जब जो भी पढ़ रहे हैं हम, जैसे कि जितनी भी जनजाति उसमें हमने कौन कौन से टॉपिक पे बात की, उसके परिचय के बारे में बात की या जो भी जानकारी है जनजाति के बारे में, ठीक है। दूसरा, उनका क्षेत्र अर्थात निवास क्षेत्र क्या है। फिर उसके पश्चात उनकी उपजातियां, कौन कौन सी उपजातियां हैं। फिर उसके पश्चात मैंने बताया था कि इनके शारीरिक संरचना की, सामाजिक संरचना की, सांस्कृतिक स्थिति, धार्मिक स्थिति और अर्थव्यवस्था, इन सब टॉपिक के बारे में थोड़ी थोड़ी यदि आप जानकारी रखेंगे तो एक निबंधात्मक जो लेख होता है किसी भी चीज का, वो आप संपूर्ण रूप से याद कर सकते हैं और उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समय को ना गंवाएं। जो आज की क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे भारिया जनजाति के बारे में। जो भारिया जनजाति है वो मध्य प्रदेश की सबसे विशेष पिछड़ी जनजाति है। अर्थात मैंने बताया था कि मध्य प्रदेश की जो 3 आपदाग्रस्त जनजातियां हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, बैगा, सहरिया और भारिया, तो उनमें भी सबसे पिछड़ी जनजाति है वो है भारिया जनजाति। यह प्रश्न आ चुका है कि मध्य प्रदेश की सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति कौन सी है, वो है भारिया जनजाति, ठीक है। सबसे पहले इनके परिचय की बात करते हैं कि इन्हें भारिया क्यों कहा गया। भारिया का अर्थ है भार ढोने का कार्य। जो मराठा सरदार होते थे, नागपुर के जो मराठा सरदार थे, उनके यहाँ पर यह भार ढोने का कार्य किया करते थे। अर्थात जैसे युद्ध होता था तो उसमें रसद पहुंचाना, तोप, बंदूकें, हथियार, ये सब पहुंचाने का कार्य, भार ढोने का कार्य। क्योंकि जो महाराष्ट्र ले लो या मध्य प्रदेश का सतपुड़ा विंध्याचल वाला क्षेत्र ले लो, पूरा पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहां पर इन सब चीजों के लिए विशेष लोगों की आवश्यकता होती थी। तो इस कारण से ये लोग भार ढोने का कार्य करते थे, इसी कारण से इन्हें भारिया कहा गया। और उसी का जो शाब्दिक अर्थ हुआ वो ये हुआ ज्ञान का अभाव। अर्थात इनमें शिक्षा का स्तर कम है, या ज्ञान का, या हम कहें कि जो विशेष ज्ञान होना चाहिए सामान्यता, वो इनके पास नहीं रहता है या उसका अभाव रहता है। तो इनका जो शाब्दिक अर्थ है वो है भार ढोने का कार्य, इस कारण से भारिया कहा गया, या उसने कहा गया ज्ञान का अभाव होने वाली जनजाति, ठीक है। दूसरी बात, यह मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में भी सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। तीसरी बात, 1981 की जो जनगणना हुई, इनमें एक जगह है पातालकोट। तो 1981 की जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति को एक विशेष उपनाम दिया गया, जिन्हें कहा गया जंगलियों का भी जंगली। यह प्रश्न एमपीपीएससी में आ चुका है, लेकिन इस प्रश्न को लेकर काफी विवाद हुआ था कि किसी जनजाति विशेष के बारे में इस तरह से जो टर्मिनोलॉजी प्रयोग कर रहे हैं तो वो उचित नहीं है। ये कहीं ना कहीं स्वाभिमान को ठोस पहुंचाने वाली उपनाम है, इस कारण से इसका विरोध हुआ था। लेकिन प्रश्न यह आया था कि किस जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा जाता है, तो वो है पातालकोट की भारिया जनजाति को। 1981 की जनगणना में पातालकोट की भारिया जनजाति को जंगलियों का भी जंगली कहा गया, ठीक है। यह बात याद रखिएगा। अब एक शब्द आया है, वो है पातालकोट। पातालकोट स्पेशली भारिया जनजाति के लिए ही प्रसिद्ध है। यदि हम भारिया जनजाति के निवास क्षेत्र की बात करें तो जब नागपुर के जो मराठा सरदार थे, जब उन पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ तो वो लोग भागकर कहां पर आ गए थे, जबलपुर वाले क्षेत्र में, स्पेशली जबलपुर वाले क्षेत्र में। तो जो जनजातीय लोग थे, भारिया जनजाति के लोग, वो भी साथ में आ गए थे। तो इन लोगों ने अपना एक निवास स्थल बनाया मध्य प्रदेश में। वो प्रमुख रूप से छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सिवनी, होशंगाबाद और बैतूल वाले क्षेत्रों में आकर निवास करने लगे। लेकिन स्थायी रूप से सर्वाधिक मात्रा में ये लोग कहां पर रहे, वो है पातालकोट। छिंदवाड़ा में एक जगह है पातालकोट, एक तहसील है तामिया तहसील। कौन सी तहसील? तामिया तहसील छिंदवाड़ा जिले के अंतर्गत आती है। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है पातालकोट। पातालकोट का अर्थ है, कोट अर्थात क्या होता है, जिसे हम कहें कि किला या पर्वत। तो जो धरातल है उससे लगभग 1200 फीट गहराई में, सामान्य जो धरातल होता है उससे 1200 फीट गहराई में नीचे रहने के कारण पातालकोट को पातालकोट कहा गया। यह प्रश्न आ चुका है कि पातालकोट प्रमुख रूप से किन जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, वो किसके लिए? भारिया जनजाति के लिए। तो यहां से माना जाता है कि यहाँ के लोग 1200 फीट नीचे, जो एक प्रकार से हम ये कहें कि पर्वतों के बीच में 1200 फीट की जो खाई है, घाटी है, उस क्षेत्र में ये लोग निवास करते हैं।
और यहाँ पर ऐसा कहते हैं कि जो सूरज उगता है सुबह का, लगभग जो रोशनी पहुँचती है वो 9 बजे सुबह 9 AM, और लगभग 3 बजे सूर्यास्त हो जाता है। आप अनुमान लगाइए कि 9 बजे सूर्योदय होता है और 3 बजे सूर्यास्त हो जाता है। या हम कहें यदि प्रमुख रूप से जनजातीय जो कल्चर देखना है आपको, तो कभी जाइए पातालकोट, छिंदवाड़ा की तामिया तहसील में पातालकोट जो है वो इन्हीं के लिए प्रसिद्ध है, भारिया जनजाति के लिए प्रसिद्ध है, जो आज भी कहीं ना कहीं पूर्णतया जनजातीय संस्कृति को समाहित किए हुए हैं। ठीक है, इसी कारण से शायद इनको जंगलियों का भी जंगली कहा गया है। अब बात करते हैं इनके शारीरिक संरचना की। चौड़ी नाक होगी, चूंकि ये प्रोटोस्टेलाइड ही है तो इस कारण से चौड़ी नाक होगी। मध्यम कद होगा, पतले ओंठ होंगे, छोटे छोटे दांत होंगे, छोटी छोटी काली भूरी आंखें होंगी। यही इनकी शारीरिक संरचना है। ठीक है, अब बात करते हैं सामाजिक संरचना की, अर्थात ये कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं। तो इनका जो समाज होता है वो कैसा होगा, पितृसत्तात्मक। जितने भी होते हैं वो पितृसत्तात्मक जनजातीय परिवार में ही रहते हैं। तो पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार होता है। इनमें समगोत्रीय विवाह वर्जित होता है, लेकिन समगोत्रीय विवाह वर्जित होने के पश्चात इनमें मामा और जो फुआ के लड़के लड़कियां होते हैं उनके विवाह को प्राथमिकता दी जाती है। समगोत्रीय विवाह वर्जित है, परंतु मामा बुआ के पुत्र पुत्रियों के विवाह को मान्यता दी गई है। यदि हम बात करें इनमें प्रचलित विवाह की जो प्रथाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, इनमें लमसेना विवाह होता है, सेवा विवाह कहा जाता है। दूसरा, इनमें राजी बाजी विवाह, अर्थात यदि लड़का लड़की राजी हो जाते हैं, एक प्रकार से प्रेम विवाह कह सकते हैं उसे, तो राजी बाजी विवाह। इसके अलावा मंगनी विवाह, चढ़ विवाह, पठौनी विवाह, ये सब इनमें विवाह की प्रथाएं प्रचलित हैं। ठीक है, इनका जो समाज होता है वो संयुक्त परिवार पितृसत्तात्मक के होने के साथ साथ इनकी व्यवस्था होती है वो पंचायतनी व्यवस्था होती है। अर्थात जिन ग्रामीण क्षेत्रों में ये लोग निवास करते हैं वहाँ पर व्यवस्था कैसे होती है, पंचायतनी व्यवस्था। 5 पंच होंगे, क्योंकि जैसे बेगा, सहरिया, इनमें भी पंचायतनी व्यवस्था चल रही थी। तो जो भारिया जनजाति के लोग हैं इनमें भी पंचायतनी व्यवस्था है। जो पंचायत का मुखिया होगा उसे कहते हैं पटेल, पंचायत का मुखिया होता है। जो आपसी जो विवाद वगैरह होते हैं उनका जो न्याय करने का कार्य होता है वो पटेल का होता है। ठीक है, पटेल के अलावा जो अन्य सदस्य होते हैं, पोटेयार हुआ, भूमला हुआ, पड़ियार हुआ, यह जो है वो पंचायत के सदस्य होते हैं। ठीक है, तो इन लोगों में पंचायतनी व्यवस्था भी प्रचलित है। अब बात करते हैं इनके खान पान की कि क्या खाते हैं। सामान्य सी बात है, जंगलों में निवास करते हैं तो आखेट करेंगे और उससे मांस को खाने के रूप में प्राप्त करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो छिंदवाड़ा क्षेत्र है वहाँ पर मक्का का उत्पादन बहुत होता है। जो मोटे अनाज हैं स्पेशली मक्का, उसका उत्पादन छिंदवाड़ा में होता है। तो ये जो रोटी का सेवन करेंगे वो मोटे अनाज में मक्का की रोटी का सेवन करेंगे। तीसरी चीज, कौंदो कुदकुद साग सब्जी के रूप में प्रयोग करते हैं। ये हो गया इनका जो मुख्य खाना होता है उसे पेज कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं इनके पहनावे की। जो पुरुष वर्ग होगा वो पहनेगा धोती, पगड़ी और कुर्ता, जबकि जो महिलाएं होंगी वो चटक रंग की साड़ी, जैसे एकदम से ग्रीन हुई, रंग जो होगा एकदम से हरा होगा, चटक रंग, सिंदूरी होगा, लाल होगा, पीला होगा, इस तरह से चटक रंग वाली साड़ियां पहनती हैं। दूसरी चीज, इनमें हल्के जो धातु के आभूषण होते हैं, अर्थात जो धातु के आभूषण होंगे वो स्पेशली या तो गिलट के होंगे या तांबे पीतल, जो हल्की धातुएं हैं उनसे निर्मित आभूषणों को पहनते हैं। ये तो हो गए आभूषणों की बात। अब ये लोग कहाँ रहते हैं, घरों को कहा जाता है ढाना। घरों का जो समूह होता है, इनके घरों के समूह को ढाना कहा जाता है, जो 2 पंक्तियों में बनाए जाते हैं। जो बीच में जगह छोड़ी जाएगी, स्पेशली एक कॉरिडोर टाइप का बीच में छोड़ा जाएगा और इस साइड दोनों साइड घरों का निर्माण किया जाता है। तो घरों के जो समूह होता है उसे बोला जाता है ढाना। और जो घर बनेगा वो किससे बनेगा, घास फूस से, मिट्टी की दीवारें होंगी, वही सब चीज़ें कॉमन है। ठीक है, इन सब चीज़ों को विशेष रूप से अभी महत्व देने की आवश्यकता नहीं है। वो जब आप एक ही पढ़ोगे ना तो उसी के अनुसार सारी चीज़ें आपको एकत्रित होती हुई महसूस होगी। आवास के पश्चात अब बात करते हैं इनकी अर्थव्यवस्था की, अर्थात यह अपना आर्थिक जीवन कैसे व्यतीत करते हैं। जंगलों में रहने के कारण ये लोग जो प्रमुख कार्य करते हैं वो करते हैं आखेट, लेकिन कहीं कहीं कृषि भी की जाती है, जो झूमिंग कृषि की जाती है कि जैसे जंगलों को जला दिया और उनमें जो राख होती है, राख में यदि खेती की जाए तो उसे बोला जाता है दहिया खेती। यह जिस तरह की खेती करते हैं उसे कहा जाता है दहिया खेती। तो आखेट करना, दहिया खेती करना,
जो राख में होगी उसे दहिया खेती कहा जाएगा। तो ये जो विशेष पद्धति की कृषि है उसे बोला जाता है दहिया। इसके अलावा वनोपज संग्रहण, क्योंकि जंगलों में रहते हैं, उसी से जड़ी बूटियों का निर्माण, इन्हें स्पेशली जड़ी बूटियों का ज्ञान होता है, इसलिए इनकी एक जो उपजाति होती है, इनकी दो उपजातियां होती हैं, भूमिया और भुइजर, जिसमें से भूमिया जाति को आदिवासी चिकित्सक कहा जाता है, क्योंकि इन्हें जड़ी बूटियों और औषधियों का बहुत ज्ञान होता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि जब 1200 फीट में नीचे रहते हैं तो वहाँ से ऊपर आकर और बच्चों का इलाज करवाना या जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो प्राप्त करना काफ़ी दुर्गम होता है, इसलिए ये लोग औषधियों का विशेष ज्ञान होता है और उसी से जड़ी बूटियों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इनका जो प्रमुख कार्य है वो क्या है? आखेट करना, दहिया कृषि करना, वनोपज संग्रहण और जड़ी बूटियों का निर्माण। इनमें कुशल शिल्पकारी और मजदूरी का कार्य भी किया जाता है। आप ये सोचिए कि ये कार्य क्या करते हैं? भार ढोने का कार्य। इसलिए आप देखेंगे कभी यदि इटारसी साइड रेलवे स्टेशन पर जाएं तो वहां पर आपको भारिया जनजाति के लोग विशेष रूप से दिख जाएंगे पटरियों पे काम करते हुए, क्योंकि इतना भारी काम शायद वही लोग कर पाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी धार्मिक मान्यता है। धार्मिक मान्यता इनकी ज़्यादातर जो है वो गौड़ों के समान ही है, क्योंकि यह अपना अग्रज भाई, बड़ा भाई मानते हैं। किसको? गौड़ों को। तो यह प्रश्न आ चुका है। ये गौड़ों को अपना अग्रज अथवा बड़ा भाई मानते हैं तथा राजा कर्णदेव जो महाभारत के हैं, सूत पुत्र कर्णदेव, राजा कर्णदेव को अपना पूर्वज मानते हैं। ठीक है, इनमें जो प्रमुख देवता हैं, जैसे गौड़ों के जो देवता थे दूलादेव, बड़ादेव, बूढ़ादेव, नारायणदेव, नागदेव, उसी तरह से ये लोग भी इन देवताओं के पूजन करते हैं और बाघ और सांपों का भी पूजन करते हैं। ये इनकी धार्मिक मान्यताएं हो गई। ये तंत्रिक क्रियाओं में भी विश्वास रखते हैं, जादू टोना में भी विश्वास रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं इनकी संस्कृति की। इनमें एक विशेष प्रथा प्रचलित है, उसको समझिए। सबसे पहले उस प्रथा को बोलते हैं चूड़ी प्रथा। मैंने वैसे इसका जिक्र पहले किया हुआ है। चूड़ी प्रथा का अर्थ यह है कि यदि किसी के भाई एक्सपायर हो जाते हैं तो जो भाभी होती है, देवर का चूड़ी पहनाकर भाभी को अपनाना, वो कहलाता है चूड़ी प्रथा। तो इनमें चूड़ी प्रथा का प्रचलन है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि इनमें विधवा विवाह का प्रचलन है। मतलब ये अच्छी बात है। तो इनमें चूड़ी प्रथा का प्रचलन है, अर्थात विवाह जो होता है वो विधवा विवाह का भी प्रचलन हम मान सकते हैं। दूसरी चीज, इनमें एक युवा गृह होता है। जिस तरह से गौड़ जनजाति के लोगों में एक घोटुल संस्था काम करती थी जो यौन संबंधी शिक्षा देने के लिए होती थी, उसी तरह से इनमें एक युवा गृह होता है जहां पर विवाह से पूर्व प्रणय प्रसंग बनाने का इन्हें अनुमति होती है। तो उस युवा गृह को कहा जाता है रंगभंग। यह प्रश्न भी आ चुका है। ठीक है, इस वाले टॉपिक से काफी प्रश्न आए हैं, इसलिए इसको विशेष रूप से याद रखें। इनका जो युवा गृह होता है उसे क्या कहते हैं? रंगभंग। इनका जो आवास स्थान होता है, घरों का समूह होता है, उसे क्या कहा जाता है? ढाना। इनकी जो पंचायत का मुखिया होता है उसे क्या कहा जाता है? पटेल। ठीक है, ये विशेष बात है। ये किन क्षेत्रों में निवास करती है? पातालकोट के क्षेत्र में। इन्हें कौन सी उपमा दी गई है? जंगलियों का भी जंगली कहा गया 1981 की जनगणना में। ठीक है, तो ये कुछ विशेष बातें हैं इनके बारे में। इनकी जो बोली है वो है भरनौती बोली। कौन सी बोली बोलते हैं? भारिया से हुआ भरनौती बोली, भरनौती। और इनमें नृत्य में जो गौड़ जनजाति के नृत्य प्रचलित हैं वही इनमें भी प्रचलित हैं, क्योंकि गौड़ जनजाति की जो संस्कृति है उसका पूर्णतः लगभग इन पर प्रभाव पड़ा हुआ है, क्योंकि गौड़ों को ही अपना बड़ा भाई मानते हैं। तो इनमें सुआ, सैला, सैतम, भैतम, भड़म, कर्मा, सैला और बिरहा या अहरियाई नृत्य, यह प्रमुख नृत्य है। और जो त्योहारों की बात करें तो बिदरी पूजा, नवाखानी, जात्रा और दीपावली, तो ये इनके प्रमुख त्योहार हैं। ठीक है, यह हो गया हमारा जो विशेष पिछड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश की, उनके बारे में संपूर्ण परिचय और जानकारी। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ आएगा और आना भी चाहिए। पढ़ेंगे लिखेंगे तो जरूर समझ में आएगा। जो अगली क्लास है उसमें हम पढ़ेंगे कोरकू जनजाति के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सो जाइए।